का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कह रहा है इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज म्यू एच। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो उस हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, म्यू एच है। द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर अ बाउंड स्टेट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड म्यून, वो कह रहा है हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड म्यून एटम है, ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी है ना, वो कहने का मतलब उसका है, देखो सेंटर में मेरे पास क्या होगा, म्यू पॉजिटिव चार्ज हो गया, म्यून हो गया, और उसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तरीके से हाइड्रोजनिक एटम बनाया गया। तो वो कह रहा है उसमें भी सेम यही कह रहा है, उस केस में भी कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो फ्रीक्वेंसी है इस केस में ये है। समझ में आ गई बात। तो हमसे देखो क्या हमें दे क्या रखा है, मास ऑफ म्यून, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें जो ये दे रखा है यही कंसीडर करेंगे। दूसरा ये दे रखा है मास ऑफ प्रोटॉन जो है बहुत ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से और म्यून से। हमसे फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछा है एक तरीके से इस फॉर्म में। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये चीज़ हमसे पूछ रखी है। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यदि आप ध्यान से देखो ना, ये है ना, तो मैं इसको ये लिख लिया मैंने। तो हमसे ये पूछ रहा है तो पहले फ्रीक्वेंसी हमें पता तो होनी चाहिए, जब ट्रांजिशन होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप यदि भली भांति जानते हो। हम जानते हैं क्या ये होता है हमारे पास कि कोई भी एटम हमारे पास हो, यदि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है तो ये चीज़ होती है, ठीक है। 1/λ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू अपॉन में सी भी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में लैम्डा होता है। तो 1/λ क्या आ गया, म्यू अपॉन सी, तो मैंने म्यू अपॉन सी लिखा। देखो दोनों केसेस में सेम लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है। समझ में आ गई बात। दोनों हाइड्रोजनिक एटम है तो एक तरीके से सारी चीज़ें इसमें कांस्टेंट है, तो म्यू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो ना रिडरबर्ग कांस्टेंट के। देखो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी ना, तो म्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिडरबर्ग कांस्टेंट के फ्रीक्वेंसी। और हमें फ्रीक्वेंसीज का तो रेशियो निकालना है, तो एक तरीके से यदि मैं ये निकाल दूँ म्यू अपोन में ये फ्रीक्वेंसी का मैं रेशियो निकाल लूँ, तो इस वाली इक्वेशन से मुझे क्या पता चला कि रिडरबर्ग कांस्टेंट फॉर म्यून अपोन में रिडरबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। यदि मुझे ये पता चल जाए तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि मेरा इसकी वैल्यू क्या होगी जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, तो हम एक यदि निकाले तो हमारे पास फॉर हाइड्रोजन एटम है ना, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं RH निकालता हूँ, ठीक है। अब देखो फॉर मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ। फॉर एटम एक्स, कोई भी हमारे पास यदि एटम है तो उसके लिए क्या होता है, रिडरबर्ग कांस्टेंट हमारे पास ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए 1 में प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास न्यूक्लियस का मास क्या होता है, मास प्रोटॉन ही तो होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, यदि ध्यान से आप देखो ना, ठीक है, तो क्वेश्चन ने देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है जो मास है ना प्रोटॉन का बहुत बहुत ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हमें तो MP बहुत बहुत ज़्यादा दे रखा है, यानी ये बहुत ज़्यादा है इससे, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया ये चीज़, यानी जो ये इसका वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गई बात, ठीक है, कोई डाउट है तो ये मतलब इसमें कुछ हम जो ये है हमारे पास, हम अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या आएगा, 0 ही तो आएगा मेरे पास। एम बहुत ज़्यादा है, ऊपर क्या है बहुत ही कम है मेरे पास, ठीक है। तो RH को मैं क्या लिख सकता हूँ, RH इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस समथिंग 0 क्या होगा, मुझे कुछ नहीं देगा, ठीक है ना, 1 ही मिलेगा। तो ये आ गया, कोई डाउट है, ठीक है। अब यदि म्यून के लिए है ना, फॉर म्यून एटम यदि मैं निकालूँ फॉर म्यून एटम,
तो आर म्यू मेरे पास क्या आएगा, आर म्यू होगा आर इन्फिनिटी व्हेन न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड इनफाइनाइट, है ना। मास ऑफ इन न्यूक्लियस जब इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं तब रीडरबर्ग कांस्टेंट, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ, समझ में आ गई बात, कोई डाउट है? अच्छा, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस, ठीक है। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितना दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन ने कहा 10⁻⁻30 लेना है, और मास ऑफ म्यून कितना दिया है क्वेश्चन ने, -28 दिया है। जो दिया हमने वो लिख दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब आप यदि इसको निकालो तो कितना आएगा, 1 प्लस, ये नीचे आके प्लस में हो जाएगा ना, यानी 1/100 आएगा मेरे पास, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आर इन्फिनिटी 100 मेरे पास ऊपर चला जाएगा, नीचे ये मेरे पास कितना आ गया, 101, कोई डाउट है, ये मेरे पास क्या हो गया। अब देखो कुछ नहीं है हमारे पास, आर म्यू, ठीक है, अपोन में आर इन्फिनिटी, ये कितना हो गया 100/0 और आर इन्फिनिटी तो मेरा आर एच के इक्वल आया है, समझ में आया, आर एच के इक्वल आया है। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे यदि रखूँगा, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना वैल्यू आया, लगभग 100/101 आ गया, नहीं आ गया, है ना। इसका वैल्यू यही तो आया है हमारे पास, कोई डाउट है ना। लेकिन हमसे किसका वैल्यू पूछा है, हमसे पूछा है ये, है ना, हमसे इसका ही तो वैल्यू पूछा है, इसी का वैल्यू पूछा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया, और इसका वैल्यू कितना है, ये मेरे पास आ जाएगा 100/101 ठीक है, यानी ये आ गया -1/101, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा मेरे पास, 100 ही है नीचे, है ना, तो ये 100 है, तो मेरे पास ये लगभग आएगा 0.01, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3rd, कोई डाउट है। कई तरीके हैं, और भी कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है ना। अब जो दूसरा तरीका है, ठीक है, अब जो अल्टरनेट तरीका है, देखो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हमारे पास क्या है, एक तरीके से एनर्जी हमारे पास ये तो होता है रिड्यूस्ड मास Z² e⁴ 8 ये होता है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रिड्यूस्ड मास के। तो मैं यहाँ पे म्यू के लिए फ्रीक्वेंसी, है ना, हाइड्रोजन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन और म्यू और रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अब रिड्यूस्ड मास हाइड्रोजन की यदि बात करें रिड्यूस्ड मास की, तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे 1+ प्रोटॉन। अब देखो बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो ऑलमोस्ट लगभग हमारे पास क्या रहता है, यही तो आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ जाता है। यदि हम मास ऑफ म्यून, रिड्यूस्ड मास म्यून का निकालें तो 1 में मास ऑफ Me प्लस में मास ऑफ म्यू, समझ में आ गया। इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, समझ में आया। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड, ये तो हाइड्रोजन की तो इक्वल है, मैं इसको इसके नीचे ले जाता हूँ, है ना, और इसको मैं इसके नीचे ले जाके डिनोमिनेटर में रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के तो है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यही तो है। अब इसका वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, ये इसमें, है ना, यही तो है। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, म्यू से डिवाइड कर देंगे यदि सभी को, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक तरीके से। नाउ हमसे किसका वैल्यू पूछा है ना, हमसे तो इसी का तो वैल्यू पूछा है, हमसे इसका वैल्यू पूछा है,
जिसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, है ना। अब देखो इसका वैल्यू ये जो है ना पूरा का पूरा यहाँ रख देंगे नीचे, तो हमारे पास 1 में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ म्यून प्लस 1 माइनस 1, इसके पूरा डिनोमिनेटर में ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ नीचे 1 मान के, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 1 माइनस mu, है ना। ये हो जाएगा, ये से कट जाएगा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ म्यून, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लगभग 10⁻⁻30 लिया है और ये हमने -10⁻28 क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये हमारे पास कितना आएगा -10⁻², यानी लगभग आ गया -0.01, यहाँ से एग्जैक्ट आया है। समझ में है? तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, ऊपर हमारा अप्रोक्सीमेट आ रहा था, यहाँ हमारा एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो रिडरबर्ग कांस्टेंट से हमने लिया था। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप भली भांति जान पाओगे मैंने क्या कराया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।